किसी भी कारण से उच्च शिक्षा से वंचित हैं? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ आपको अवसर देने के लिए तत्पर है। सुनते रहिए, उच्च शिक्षा आपके द्वार। उच्च शिक्षा आपके द्वार अर्पा रेडियो पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, जिसमें आइए सुनते हैं शिक्षा विभाग की प्रोफेसर प्रकृति जेम्स से उनका व्याख्यान। आपकी प्रतिभा हमारे विशेषज्ञ, आइए मिलकर नया इतिहास रचें। आप सभी को नमस्कार। प्रिय प्रशिक्षार्थियों, हम चर्चा कर रहे हैं बीएड मुक्त पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र समकालीन भारतीय शिक्षा की प्रथम इकाई, जिसका शीर्षक है आधुनिक शिक्षा का विकास। पिछली चर्चा में हमने मध्ययुगीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में जाना है। आज हम चर्चा करेंगे मैकाले के घोषणा पत्र तथा वुड डिस्पैच के बारे में। भारत में सर्वप्रथम पादरी सेंट जेवियर ने शिक्षा एवं धर्म दोनों के प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी या विदेशी शिक्षा का प्रचार तथा प्रसार का कार्य ईसाई मिशनरियों द्वारा किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उनका लक्ष्य व्यापार के साथ साथ धर्म का प्रचार करना था। इसके लिए कंपनी ने 1800 से 1947 के दौरान कई तरह के प्रयास किए तथा कार्य किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था प्रधान अध्यक्ष के रूप में मैकाले की नियुक्ति। मैकाले भारत में कंपनी का सदस्य बनकर आया। प्राच्य एवं पाश्चात्य विचारों को लेकर विवाद की उग्र समस्या को हल करने के लिए लोक शिक्षा समिति ने मैकाले को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने का गवर्नर जनरल से अनुरोध किया और विलियम बेंटिक ने मैकाले को लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। मैकाले से कहा गया था कि वे शिक्षा एवं साहित्य संबंधी धाराओं को व्यय करने के लिए कानूनी राय दें। मैकाले ने ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय साहित्य तथा संस्कृति पर आघात किया गया था। मैकाले के विवरण पत्र की प्रमुख बातें क्या थीं? मैकाले ने आज्ञा पत्र में आए हुए साहित्य शब्द की व्याख्या अपने ढंग से की और उन्होंने कहा कि साहित्य का मतलब अंग्रेजी साहित्य है, न कि अरबी और संस्कृत साहित्य। उनने वित्त और अनुदान को व्यय करने की संपूर्ण छूट कंपनी को दी। आज्ञा पत्र में लिखित भारतीय विद्वान का अर्थ मैकाले ने प्राच्य भाषा और साहित्य के ज्ञाता को नहीं बताया, बल्कि उन्होंने इसका अर्थ वैसे भारतीय लोगों से किया जो लॉक और मिल्टन के साहित्य से परिचित थे। शिक्षा का माध्यम उन्होंने अंग्रेजी बताया और उसके लिए कई कारण दिए, जैसे कि उनके अनुसार अंग्रेजी भाषा पाश्चात्य भाषाओं में सर्वोपरि है। जो इस भाषा को जानता है वह सुगमता से उस विशाल ज्ञान भंडार को प्राप्त कर सकता है जिसे विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचा है। अगला कारण उन्होंने दिया कि भारतीयों में प्रचलित भाषाओं में साहित्य तथा वैज्ञानिक ज्ञान कोश का अभाव है। वे इतनी अल्प विकसित तथा बाहरी भंडार से प्राप्त करने की उनको सख्त आवश्यकता है। एक और कारण उन्होंने बताया कि देश की अधिकांश जनता अंग्रेजी पढ़ने के लिए उत्सुक है। साथ ही शासक वर्ग की भाषा अंग्रेजी रहने के कारण भारत का उच्चतम वर्ग भी अंग्रेजी बोलना पसंद करता है। उन्होंने लिखा कि भारत तथा अरबी साहित्य का मान एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकों से अधिक नहीं है। मैकाले के अनुसार भारतीय धर्म संबंधी ज्ञान असत्य है। उन्होंने संस्कृत को शिक्षण का माध्यम बनाने की सलाह नहीं दी, बल्कि संस्कृत को एक असत्यपूर्ण समन्वय कहा। उन्होंने कहा, टीचिंग फॉल्स हिस्ट्री, फॉल्स एस्ट्रोनॉमी, फॉल्स मेडिसिन बिकॉज वी फाइंड देम इन कंपनी विद अ फॉल्स रिलीजन। मैकाले ने सरकार को सलाह दी कि संस्कृत तथा अरबी की पुस्तकों पर 30 वर्षों में कई हजार रुपए खर्च किए गए और इसके बदले में 1000 रुपए की भी प्राप्ति नहीं हो सकी। अतः अरबी तथा संस्कृत की पुस्तकों के प्रकाशन एवं पुनरुद्धार पर रुपए खर्च करना एक तरह से समय और धन का अपव्यय करना है। मैकाले ने सर्वाधिक विरोध देशी शिक्षण संस्थाओं का किया। उनका कहना था कि इन देशी शिक्षण संस्थाओं सरकार और जनता को किसी तरह का लाभ नहीं है। मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को लागू किया। इसके अनुसार हमें इस समय एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जिसमें
वे रंग तथा रक्त में भारतीय होंगे, परंतु रुचि, नैतिकता तथा बुद्धि में अंग्रेज होंगे। ये इनकी फिल्ट्रेशन थ्योरी कहती। इस प्रकार भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले का विवरण पत्र महत्वपूर्ण स्थान रखता है। काफी विचार विमर्श के बाद लॉर्ड बेंटिक ने मैकाले की सभी बातें स्वीकार कर ली और शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। यह शिक्षा नीति कहती थी कि भारतीयों में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का प्रचार करना अंग्रेजी सरकार का प्रमुख उद्देश्य था। इसलिए शिक्षा संबंधी धनराशि अंग्रेजी माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा पर खर्च की जाएगी। इसमें कहा गया कि प्राच्य शिक्षा के साहित्य का प्रकाशन भविष्य में नहीं होगा। साथ ही प्राच्य साहित्य के स्थान पर अंग्रेजी साहित्य तथा विज्ञान संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन पर धन खर्च किया जाएगा। भारतीय शिक्षा और मैकाले की बात करें तो मैकाले ने शिक्षा नीति में स्थिरता लाई। इसके बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार शीघ्रता से हुआ। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने से भारतीय लोगों का पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचय हुआ। मैकाले के विवरण पत्र ने सबसे ज्यादा बाधा देशी भाषा के विकास में पैदा की। मैकाले का भारत आगमन भारतीय जनता के हित में नहीं था, बल्कि उसने भारतीय संस्कृति को मिटाने का कार्य किया। भारतीय शिक्षा के इतिहास में कुछ विद्वानों ने मैकाले को पथ प्रदर्शक कहा है, परंतु ये सर्वथा निराधार एवं असत्य है, क्योंकि मैकाले के आने से पूर्व ही भारत में अंग्रेजी की मांग थी और मैकाले से पूर्व राजा राम मोहन रॉय भी अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाना चाहते थे। मैकाले से पूर्व ईसाई मिशनरियां भी अंग्रेजी माध्यम चाहती थीं, इसलिए इसे पथ प्रदर्शक या टॉर्च बियरर नहीं कहा जा सकता। मैकाले ने भारतीयों को एक दूसरे से अलग करना चाहा। उसने राष्ट्रीय एकता पर प्रहार किया, जिसका असर आज भी दिखता है। निस्यंदन सिद्धांत का अर्थ ये है कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग को दी जाए। यह आशा की जाती है कि खुद निम्न वर्ग उच्च वर्ग के संपर्क में आकर शिक्षित हो जाएगा। मैकाले का कहना था कि अंग्रेज सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वह सर्वसाधारण जनता को शिक्षित करे, इसलिए शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग को प्रदान की जाए। मैकाले के इस सिद्धांत को अनेकों ने समर्थन किया, जिसमें ईसाई मिशनरी कंपनी के नवयुवक संचालक, मुंबई के गवर्नर काउंसिल के सदस्य, वार्डर इत्यादि शामिल थे। मैकाले ने कहा, इस शिक्षा द्वारा एक ऐसे समाज की रचना होगी जो हमारे तथा प्रजा के मध्य विचार वाहक होंगे। इससे एक ऐसे समाज की रचना होगी जो रंग और रक्त में भारतीय परंतु विचारों, रुचियों, नैतिक आदर्शों तथा बुद्धि में अंग्रेज होंगे। इन्हीं व्यक्तियों का कार्य होगा कि वे प्रांतीय भाषाओं को परिष्कृत और संपन्न करके जनता तक ज्ञान पहुंचाने के योग्य बनाएं। इस नीति का परिणाम क्या हुआ? भारतीय शिक्षा का स्वरूप निश्चित हो गया। सरकार के समर्थन से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई। अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को सरकारी नौकरी मिलने लगी, परंतु इसका विपरीत परिणाम यह भी हुआ कि उच्च वर्गों के लोगों ने शिक्षा का उपयोग केवल उच्च पद और सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए किया। उन्होंने निम्न वर्ग को शिक्षित करना अपना कर्तव्य कभी नहीं समझा। इसीलिए अंग्रेजी पढ़े लिखे उच्च वर्ग के लोग दिन प्रतिदिन जनता से दूर जाने लगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं वुड का शिक्षा घोषणा पत्र अथवा वुड डिस्पैच के बारे में, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टर भी कहा जाता है। प्रायः 20 वर्ष के बाद कंपनी के आज्ञा पत्र में परिवर्तन लाया जाता था। सन 1813 के बाद 1833 में कंपनी का चार्टर बदला। 20 वर्ष के बाद फिर आज्ञा पत्र में परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए संसदीय समिति की स्थापना की गई और उनके सुझावों के अनुसार 19 मार्च 1854 में सरकार ने वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित किया। वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें क्या थी? इनकी सिफारिशें थीं कि भारतीयों के नैतिक, बौद्धिक और आर्थिक स्तर को बढ़ाने के लिए शासन को मजबूत करने वाले राजभक्त कर्मचारियों को उत्पन्न करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंग्रेजी तथा पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञान के साथ साथ हिंदू और मुसलमानों का सहयोग पाने के लिए अरबी संस्कृति की आवश्यकता महसूस की गई। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की सिफारिश की गई। जन समुदाय के शिक्षा के विकास के लिए अधिकाधिक प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल खोलने की अनुमति दी गई।
अंग्रेजी प्रेमी लोगों के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा अन्य लोगों के लिए देशी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई और इनका संगठन लंदन विश्वविद्यालय के आदर्शों पर किया गया। घोषणा पत्र के अनुसार देश के उदार एवं धनी व्यक्तियों को नवीन पाठशाला खोलने की अनुमति दी गई। व्यावसायिक शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया। इसके चलते विभिन्न उद्योगों को शिक्षा देने के लिए औद्योगिक स्कूल और कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई। भारतीय भाषाओं में पुस्तक लेखन एवं प्रकाशन का भी सुझाव दिया गया। घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा को भी महत्व दिया गया। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया गया। इसलिए घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा अनुदान उन्हीं विद्यालयों को प्रदान किया गया जहां धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाती थी। अध्यापकों के लिए प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक एक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की सिफारिश भी की गई। घोषणा पत्र में ये कहा गया कि शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही सरकारी पद पर नियुक्त किया जाए। इससे शिक्षा के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ेगा। शिक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया गया। घोषणा पत्र में यूरोपीय ज्ञान एवं साहित्य के साथ साथ भारतीय भाषा एवं साहित्य को ज्ञान के भी प्रशिक्षण के लिए मान्य किया गया। अब हम बात करते हैं कि इन सिफारिशों को देने के बाद इसके प्रमुख गुण क्या निकले। इसके जो प्रमुख गुण थे वे हैं, भारत में नवीन एवं निश्चित शिक्षा नीति का प्रारंभ हुआ। सामान्य जनता के लिए शिक्षा का द्वार खुला। अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की योजना बनी। अंग्रेजी और भारतीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। पाश्चात्य एवं पाश्चात्य शिक्षा के विवाद का अंत किया गया। प्रत्येक विभाग में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। निस्पंदन सिद्धांत में आवश्यक परिवर्तन किए गए। नौकरी में शिक्षकों को प्राथमिकता दी गई। शिक्षा अनुदान के द्वारा अनेक विद्यालयों को प्रोत्साहन दिया गया। विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। प्रथम बार स्त्री शिक्षा पर समुचित ध्यान दिया गया। व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया। शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया गया। साथ ही एक प्रकार से इस घोषणा पत्र के बाद भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन युग का आरंभ हुआ। गुण के साथ साथ वुड घोषणा पत्र के कुछ अवगुण भी थे, जो कि हम कह सकते हैं कि घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षितों को नौकरी में प्राथमिकता देने के कारण लोग सिर्फ नौकरी पाने के लिए शिक्षा पाने लगे। भारतीय साहित्य की इसमें उपेक्षा की गई। भारतीय भाषा का ह्रास तथा अंग्रेजी भाषा का विकास हुआ। शिक्षा विभाग स्थापित होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में नौकरशाही एवं तानाशाही आ गई। विद्यालय में परीक्षा प्रणाली का आधिपत्य हो गया। माध्यमिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालय में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। भारत की धार्मिक शिक्षा पर आघात किया गया। मातृभाषा को शिक्षा में उचित महत्व नहीं मिला। व्यावसायिक विद्यालय केवल राजभक्त भारतीयों को ही संतुष्ट कर पाते थे। प्राचीन विश्वविद्यालय परंपराओं की अवहेलना की गई। घोषणा पत्र ने भारतीयता का विनाश करके पूर्ण विदेशीकरण का बिगुल बजाया। इस प्रकार आज हमने मैकाले के विवरण पत्र तथा वुड डिस्पैच के बारे में चर्चा की। इस चर्चा के बाद आपने मैकाले के विवरण पत्र की प्रमुख बातें तथा वुड डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगली चर्चा में हम भारतीय शिक्षा आयोग वुड एबोट रिपोर्ट तथा वर्धा शिक्षा योजना के बारे में जानेंगे। यही सुभाषित इसी मंत्र से सुरभित उपवन अपना, मातृभूमि और सृष्टि की सेवा का सुंदर सा सपना, सा सुंदर सा सपना।